हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में हम मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी कर रहे थे। और इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए कल हमने अध्ययन किया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डीडी ट्रांजिशन की वजह से भी प्राप्त होता है। तो वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे हम डीडी स्पेक्ट्रा कह रहे थे। लेकिन जब हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डीडी ट्रांजिशन को देखते हैं तो ये लगता है कि सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केवल दो प्रकार के डी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम स्मॉल t2g और स्मॉल eg से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंतर्गत। उस कंडीशन में वहाँ पर केवल एक ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है और एक ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमें केवल सिंगल पीक प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन कल हमने एग्जाम्पल के द्वारा देखा कि जब हम टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं हेक्सा एक्वा के साथ तो वहाँ पर हमें एक ही अब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है। लेकिन जब हम हेक्साफ्लोरोक्रोमियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंसीडर करते हैं तो वहाँ हमें 3 एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन क्यों आया, उसके लिए हमने बात की कि जब कोई मेटल आयन लिगेंड फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है तो उस इंटरेक्शन की वजह से तथा मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है उसके वजह से हमें कई एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हम माइक्रोस्टेट्स भी कहते हैं जिन्हें टर्म सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उन टर्म सिंबल की संख्या या एनर्जी स्टेट्स की संख्या अधिक होने की वजह से हमें एक से अधिक अब्जॉर्प्शन पीक या वेरिएशंस प्राप्त होते हैं। अब वो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो वीक फील्ड में किस प्रकार से हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में किस प्रकार से हैं, उनका स्प्लिटिंग किस प्रकार से कितना होगा, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन डायग्राम के द्वारा। तो आज हम अध्ययन करेंगे कोरिलेशन डायग्राम के बारे में। ये कोरिलेशन डायग्राम क्या है, आपकी बुक में D2 के लिए कोरिलेशन डायग्राम दिया हुआ है, अंतर संबंध आरेख। तो ये कोरिलेशन डायग्राम किसी मेटल आयन के वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इंटरेक्शन के दौरान जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं, वीक फील्ड इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग अलग क्वांटिटी पे होगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका स्प्लिटिंग अलग होगा। हो सकता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी हमें अलग अलग प्राप्त हो। तो उस कंडीशन में उन एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन डायग्राम। इस कोरिलेशन डायग्राम का बेनिफिट क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। जब कोरिलेशन डायग्राम हम प्राप्त कर लेते हैं तो इस कोरिलेशन डायग्राम की सहायता से हम इंटरमीडिएट कंडीशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग और वीक जो फील्ड है उसके बीच का जो कंडीशन है वहाँ पर एनर्जी सीक्वेंस या एनर्जी लेवल किस प्रकार से होंगे, उनमें वेरिएशन किस प्रकार से आएगा, वो स्टडी हम कोरिलेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का तो वो उसका बेस भी कोरिलेशन डायग्राम है। इस कोरिलेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें उस मेटल आयन या उसके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उससे संबंधित जो विभिन्न एनर्जी स्टेट्स हैं वो हमें प्राप्त होती है और उनके अकॉर्डिंग फिर हम ऑर्गल डायग्राम बनाकर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमें किस प्रकार से स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। तो ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए कोरिलेशन डायग्राम का होना ज़रूरी है, उसी के आधार पर ऑर्गल डायग्राम बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है अभी D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। जब D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये हमने देख लिया कि उसके लिए जो
टर्म सिंबल है वो 2D होगा। तो फ्री आयन स्टेट में ये D1 2D की फॉर्म में है, ये फ्री आयन कंडीशन है इसका, ये एनर्जी लेवल हो गया। जैसे ही वीक लिगेंड फील्ड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये 2D जो एनर्जी स्टेट है इसमें स्प्लिटिंग होगा, और वो स्प्लिटिंग D का इस D ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ही होगा। जिस प्रकार से D ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है उसी प्रकार का स्प्लिटिंग यहाँ इस 2D एनर्जी स्टेट में होगा। ये जो एनर्जी स्टेट है, इस एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हमें T2G और EG एनर्जी स्टेट्स प्राप्त हो रही है। जब कोरिलेशन डायग्राम बनाया जाता है तो किसी एनर्जी स्टेट के स्प्लिटिंग से जो हमें नई एनर्जी स्टेट्स प्राप्त होती है, वहाँ पर उनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो कंजर्व रहती है, उसमें चेंज नहीं आता है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लिसिटी 2 ही रहेगा। इसके अलावा जो इनकी माइक्रो स्टेट्स हैं उनकी संख्या भी फिक्स रहेगी, कितनी माइक्रो स्टेट्स बन रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो 2D है, इस 2D का वीक लिगेंड फील्ड में इस प्रकार से इतना ये स्प्लिटिंग हो गया, ये इसका बीच का एनर्जी गैप डेल्टा E। हम कहें कि इसी D1 के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में क्या होगा, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में अभी किसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया, वीक लिगेंड फील्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के लिए हम राइट हैंड से ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होगा तो इस D1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिगेंड वाला इंटरेक्शन पहले हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसका स्प्लिटिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T2G और EG के रूप में। ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है उस कंडीशन में जो T2G है वो लोअर एनर्जी लेवल है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, T2G में। तो D1 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1 EG0। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये टर्म सिंबल के रूप में हमें मिलेगा, किस रूप में, 2T2G। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी हम निकाल सकते हैं और ये ट्रिपलेट कंडीशन में है तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। जब हम इसका उत्तेजन करेंगे तो ये जो T2G वाला एक इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा EG में, उस कंडीशन में विन्यास प्राप्त होगा कौन सा, EG1। ये एक्साइटेड स्टेट का है। अब इस एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 2EG एनर्जी लेवल प्राप्त हुआ, और यहाँ पर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में इसका स्प्लिटिंग वीक लिगेंड फील्ड की तुलना में अधिक है। इस प्रकार किसी मेटल आयन के लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और वीक लिगेंड फील्ड में जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी जानकारी हमें मिल गई। अब इनके हम आपस में कोरिलेट करते हैं, और जब कोरिलेट करेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे कि जो सेम मल्टीप्लिसिटी वाली, सेम डिजेनरेसी वाली जो एनर्जी स्टेट हैं वही आपस में कोरिलेट होती है, और यहाँ पर क्रॉसिंग रूल नहीं होता है। जब हम सेम एनर्जी स्टेट को आपस में कोरिलेट करते हैं तो क्रॉसिंग कंडीशन प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये T2G के साथ कोरिलेट होगा और EG के साथ ही कोरिलेट होगा। तो यहाँ पर इस कोरिलेशन को हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार ये D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोरिलेशन डायग्राम हो गया। तो ये सिंपल कोरिलेशन डायग्राम D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किस प्रकार से होगा।